फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है उससे इसमें जितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा फ्रेंड्स सबको देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा पूरा होता है। स्वपोषण फ्रेंड्स हो जाएगा ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स नोट्स दिया हुआ है, ऑटोट्रॉप्स किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑटोट्रॉप्स जो है शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉप के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्व या स्वतः, तथा ट्रॉप का शब्द अर्थ होता है पोषण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परपोषण। तो फ्रेंड्स परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें नोट्स दिया हुआ है। परपोषण या हेटेरोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हेटेरो और ट्रॉप के मेल से हुई है। हेटेरो शब्द का अर्थ है विषम, विभिन्न या फर्क, तथा ट्रॉप का शब्द का अर्थ है पोषण। आगे दे फ्रेंड्स, वायरस को सजीव वर्ग कब कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब तक कि वह जीवित कोशिका को धारण नहीं करते हैं और अपने संख्या में वृद्धि नहीं करते हैं, जब तक वायरस को जो है निर्जीव कहा जाएगा। और जैसे ही जो वायरस किसी सजीव कोशिका पर आके अपने संख्या में वृद्धि करने लगेगा, सजीव का लक्षण प्रदर्शित करने लगेगा फ्रेंड्स, वायरस को सजीव वर्ग कहा जाने लगता है। आगे दिया हुआ है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जैव प्रक्रम कहलाता है। आगे दिया हुआ है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो किसी क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, जैसे कि पोषण। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा होता है क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये जो है श्वसन कहलाती है। आगे दिया हुआ है बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों का परिवहन किस तंत्र द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। आगे दिया हुआ है जैव क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट एवं हानिकारक उत्पादों का निर्माण होता है जो शरीर से निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स उत्सर्जन क्रिया के द्वारा होता है। आगे नोट्स दिया हुआ है एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा उत्सर्जन होगा, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है सभी जीव अपने जैसे जीवों का उत्पन्न किस क्रिया द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड्स जनन की क्रिया द्वारा करते हैं। आगे दिया हुआ है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है पोषण कहलाते हैं। आगे दिया हुआ पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन पोषण और कौन कौन। तो फ्रेंड्स पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोष हो जाएगा फ्रेंड्स स्वपोषण ऑटोट्रॉप्स, और परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। आगे दिया हुआ है परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स परपोषण जो है तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। नेक्स्ट दिया हुआ है मृतजीवी पोषण। तो फ्रेंड्स जो मृतजीवी पोषण होता है
मृतजीवी के मृतों के शरीर से अपना पोषण घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, जैसे कि गोबर छत्ता। देखिए फ्रेंड्स, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। यह ग्रीक शब्द सैप्रोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स अवशोषण करना। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स पर पोषण। तो पर पोषण जो है फ्रेंड्स, परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे अमरबेल, कवक, जीवाणु। तो ये हो गया फ्रेंड्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो पैरासाइट जो शब्द है फ्रेंड्स, दो ग्रीक शब्द पारा और साइटोस से मिलकर बना हुआ है। आगे दिया हुआ है नोट्स में, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी यानी कि होस्ट कहलाएंगे। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्राणी संपोषण। तो इसमें दिया हुआ है वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मेढक, मनुष्य, अमीबा। देखिए फ्रेंड्स, इसका अंग्रेजी हो जाएगा हेलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें फ्रेंड्स हेलोजोइक शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों हेलो और जोइक के मेल से बना है। हेलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से तथा जोइक का अर्थ जंतु जैसा। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो जीव प्राणी संपोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो प्राणी समभोज जैसे कि मनुष्य हो जाएगा। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण लिखे तो फ्रेंड्स इसका समीकरण हो जाएगा 6CO2 + 12H2O एरो। ऊपर में सूर्य का प्रकाश, साथ नीचे रहेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति। और फिर देखिए फ्रेंड्स C6H12O6 का निर्माण होगा +6O2 और 6H2O। आगे दिया हुआ है वैसे जीव जो अपना भोजन परजीवी पोषण के अंतर्गत ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल तथा गोल कृमि। आगे दिया हुआ है नमक का रासायनिक सूत्र और दिया हुआ है फ्रेंड्स ये चीनी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नोट में मृतजीवी अपना भोजन तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइट दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है और वह कौन है, उसका अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स पारा का अर्थ है पास या बगल, पार्श्व में, साइट्स का अर्थ है पोषण। आगे दिया हुआ है वैसे पोषण जिनमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स प्राणी संपोषण कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है जो जीव प्राणी संपोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राणी समभोजी मनुष्य कहलाते, जैसे कि मनुष्य हो जाएगा। वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? तो फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला तो मृतजीवी पौधा और दूसरा परजीवी पौधा होगा। वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स वो मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे में उदाहरण में गोबर छत्ता हो जाएगा। आगे दिया हुआ है वे पौधे जो अपना भोजन पोषण के लिए दूसरों पौधे पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो परजीवी पौधा कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स पौधे के प्रकाश संश्लेषी अंग तथा रसोई घर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे पत्ती कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है? तो जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है फ्रेंड्स वो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, ये पत्ती के अंदर उपस्थित रहता है। आगे दिया हुआ है पत्तियों के बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। आगे दिया हुआ है सभी पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 जो है किसके ग्रहण करते हैं? तो रंध्र या स्टोमाटा से ग्रहण करते हैं। आगे दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन है?
तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाटर, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषी इकाई पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। नेक्स्ट है, CO2 का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वायुमंडल में CO2 का सबसे बड़ा भंडार है। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश और क्या छोड़ते हैं? तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे जो है CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। नोट्स दिया हुआ फ्रेंड्स, पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और साथ साथ उसमें घुले खनिज लवण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा का अवशोषण करते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वायुमंडल में सामान्य रूप से CO2 की मात्रा क्या है? तो फ्रेंड्स 0.03% है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पौधे में जड़ों द्वारा प्राप्त किया गया जल उसके विभिन्न पत्तियों में पहुंचने की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश अभिक्रिया। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रकाश अभिक्रिया, क्योंकि यह अभिक्रिया अंधकार में होती है। नेक्स्ट है, अमीबा कैसा जीव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीबा पोषण की दृष्टि से प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। नेक्स्ट है, अमीबा का आकार क्यों परिवर्तित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कूटपाद के बनने तथा बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अमीबा में पोषण किन प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण। नेक्स्ट दिया हुआ है, अमीबा में भोजन के पाचन भोजन रसधानी में किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइमों के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है, पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रचलन अंगक सीलिया से ढका रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पैरामीशियम कैसा जीव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी समपोषी मृदु जलीय प्रोटोजोआ, जिसका शरीर का आकार निश्चित होता है और इसका आकार जैसे कि एक कोशिकीय है लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। वही अमीबा एक कोशिकीय जीव है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान से होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका मुख। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन पाचन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे आहार नाल कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनुष्य के आहार नाल की रचना कैसी होती है तथा इसकी लंबाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आहार नाल एक कुंडलित रचना है। इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर होती है। आगे दिया हुआ है, पाचन ग्रंथियां पाचक रस का स्रवन करते हैं जिससे भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इसके संबंध पाचक ग्रंथियां मिलकर और पाचक रस मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। और आहार का नाल जो लंबाई है 8 से 10 मीटर है, यह मुख गुहा से मल द्वार तक फैला होता है। नेक्स्ट दिया आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख गुहा। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। नेक्स्ट है, जीव जो है कैसी रचना है? तो जीव जो है मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल संरचना है। नेक्स्ट, जीव की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं और उसे क्या कहलाते हैं? तो इसे जो है स्वाद कलियां कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, दांत के जबड़े मसूड़े से सुरक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का वह भाग जो मसूड़े में दबा रहता है क्या कहलाता है? जड़ तथा रूट कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है,
दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर होता है क्या कहलाता है? सिर या शिखर कहलाता है। दांत के जड़ तथा शिखर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ प्रत्येक दांत के भीतर क्या होता है? तो मज्जा गुहा होता है। नेक्स्ट है मज्जा गुहा के ऊपर क्या पाई जाती है जो दांत के अधिकांश भाग को तैयार करती है? तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा डेटाइन। यह हड्डी से कड़ी एवं पीले रंग की होती है। नेक्स्ट हड्डी से अधिक कड़ी और पीले रंग की होती है जो डेटाइन के ऊपर एक कड़ी परत होती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनामेल जो दांत को सुरक्षा देती है। नेक्स्ट दिया हुआ एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32। नेक्स्ट है दांत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कतर्णक, भेदक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। नेक्स्ट दिया हुआ है बैक्टीरिया तथा भोजन के मिटन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं और अस्थायी परत बना लेते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे दंत प्लाक कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और कौन कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 जोड़ी। पहला पैरेटिड ग्रंथि, सब मेडुलर ग्रंथि और सब सिंगुलर ग्रंथि। नेक्स्ट दिया हुआ है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है ग्रसनी कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं उनके नाम लिखे? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निंगल द्वार और कंठ द्वार। नेक्स्ट है निंगल द्वार कहाँ खुलता है? तो ग्रसनी में खुलता है। कंठ द्वार कहाँ खुलता है? तो श्वास नली में खुलता है। नेक्स्ट है कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो एपिगैल्ट्रिस कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रास नली में भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रास नली से जो भोजन है अमाशय में पहुँचता है। इसके लिए नोट्स है ग्रास नली से अमाशय में भोजन धीरे धीरे कर्माकुचन, सिकुड़न या शिथिलन द्वारा पहुँचता है। आगे है ग्रास नली की दीवारों में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न तथा फैलाव या शिथिलन होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्माकुचन कहते हैं। नेक्स्ट है अमाशय कहाँ स्थित होता है? तो उदर गुहा की बाईं ओर। अमाशय का अग्रभाग तथा पिछला भाग को क्या कहते हैं? तो अग्रभाग को कार्डिएक तथा पिछला भाग को पाइलोरोलिक भाग कहते हैं। नेक्स्ट है कार्डिएक तथा पाइलोरोलिक के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो फूडिक कहलाता है। नेक्स्ट है अमाशय की भीतरी दीवार पर कोशिकाएं जगह जगह धंसा रहता है तथा इन धंसे भाग की कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का। नेक्स्ट दिया हुआ है जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है और कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुपस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डिएक तथा पिछला भाग पाइलोरोलिक भाग कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसका उत्तर 3 प्रकार की होती है। पहला श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, दूसरा भित्तीय या आलमजनक सेल, मुख्य जाइमोर्जिन कोशिका। नेक्स्ट है जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित तीनों प्रकार के स्त्राव से सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है? तो इसे जठर रस कहा जाता है जो कि भोजन पाचन में मदद करता है। नेक्स्ट जठर रस में क्या क्या होता है? तो जठर रस के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा और पेप्सनोजन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव कहाँ से होता है? अम्लजन कोशिका में। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देना। नेक्स्ट है मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर जठर रस का स्त्राव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 लीटर। नेक्स्ट है अमाशय की दीवारों से म्यूकस का स्त्राव घट जाने से अमाशय की दीवारों की आंतरिक स्तर को कहीं
कहीं गोलाकार घाव निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे अल्सरस कहा जाता है। आमाशय की दीवार में होने वाले घाव को क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है, पेप्टिक अल्सर सामान्यतः किन व्यक्तियों में होता है? तो जो लंबे समय तक भूखे रहते हैं। नेक्स्ट है, वसा का आंतरिक पाचन किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज से। नेक्स्ट है, आमाशय में भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे काइम कहते हैं। नेक्स्ट है, काइम किस छिद्र द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है? तो पाइलोरोलिक छिद्र के द्वारा। नेक्स्ट है, छोटी आंत की रचना कैसी होती है? तो बेलनाकार। आगे है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। नेक्स्ट है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई तथा चौड़ाई कितना मीटर होता है? तो लंबाई 6 मीटर होता है और चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन है? छोटी आंत के 3 भाग में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट है, छोटी आंत का पहला भाग कौन है? यह कहाँ से शुरू होता है तथा किस प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी है। यह अमाशय के पाइलोरोलिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है तथा यह प्रायः सी आकार का होता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत का मध्य भाग कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेजुनम। नेक्स्ट है, छोटी आंत का अधिकांश भाग कौन होता है? इलियम। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, इंग्लिश में लीवर। नेक्स्ट है, यहाँ नोट्स दिया हुआ है, यूडेनम और इलियम की ग्रंथियों से निकलने वाला रस शर्करा एंटेरिकरा कहलाता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत से भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पित्त, अग्नाशयी रस तथा आंत्र रस शर्करस एटोरिकस से शुरू होता है। नेक्स्ट है, पित्त रस तथा आंत्र रस कहाँ से शुरू होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पित्त रस यकृत से, आंत्र रस आंत्र ग्रंथियों से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से। यकृत का भार कितना होता है यानी कि लीवर? तो 1.5 kg। नेक्स्ट है, यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित पित्त कहाँ से संचित रहता है? तो पित्ताशय नामक थैली में। नेक्स्ट है, यकृत से कोई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती है जो पित्ताशय से निकलने वाली नलिकाओं के साथ जुड़कर क्या बनाती है? तो मूल पित्तवाहिनी बनाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पित्त क्या है तथा इसका रंग कैसा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य 2 कार्य निम्नलिखित है। अम्लीय कायम की अम्लता नष्ट करके उसे क्षारीय बनाना। दूसरा है, पित्त के लवणों की सहायता से वसा का विखंडन करना तथा पायसीकरण करना। नेक्स्ट है, अमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। इसका अंग्रेजी होता है पैनक्रियाज। नेक्स्ट है, अग्नाशय के अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है जो आपस में जुड़कर क्या निर्माण करती है? तो अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण करती है। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसके अंदर ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, क्यूट्रिलिएज पाया जाता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से पूरी होती है? छोटी आंत से पूरी होती है। जब काइम और भी तरल हो जाता है तब यह क्या कहलाता है? तब यह चाइल कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो इलियम के बिलाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत के हाड़ नाल के अलावा भाग कहाँ खुलता है? तो बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन? तो बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है, कोलोन और मलाशय या रेक्टम। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो सीकम। सीकम के शीर्ष पर अंगुली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है, क्या कहलाता है?
तो ये जो है अपेंडिक्स कहलाता है। कोलोन कितने भागों में बटा होता है और कौन कौन? तो कोलोन 3 भागों में बटा होता है। ऊपरी कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन, अधोगामी कोलोन। नेक्स्ट दिया हुआ अधोगामी कोलोन कहाँ खुलता है? तो रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अपचा भोजन चायल कैसे होता है? अपचा भोजन इलियम से कोलोन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। नेक्स्ट, अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो रेक्टम में संचित रहता है और समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है नोट्स। वायरस को तब तक सजीव वर्ग में नहीं रखा जाता जब तक यह सजीवों के शरीर को संक्रमित कर आणविक गति नहीं दर्शाता है। सजीवों में आणविक गति होता है जो दिखाई नहीं देता है। पौधे सूर्य की प्रकाश उपस्थिति में CO2 को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान श्वसन पार्ट 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें पहला है, शरीर में आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति किससे होती है? तो श्वसन से। पचे हुए भोजन पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण कितने परिस्थितियों में संभव है? नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवायवीय और वायवीय। नेक्स्ट है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन से उपस्थिति में होता है कहलाता है। तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीजन से युक्त होने वाली ऊर्जा क्या होता है? तो कम होता है, लगभग 8 ATP में होता है। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसमें ATP अधिक होगा, ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन अणुओं के ऑक्सीजन से मुक्त होने लगती है, ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा जो है अधिक होगी, लगभग 38 ATP यानी कि 38 ATP। नेक्स्ट है, भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होना अनिवार्य है? तो ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, श्वसन क्या है? तो उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है, समस्त जैव कोशिकाओं को रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाता है? तो इसे ATP कहा जाता है, जिसका नाम है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट दिया हुआ, ATP को और किस नाम से जाना जाता है? तो ATP को जैव ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः किसका उपयोग करती है? तो जैव उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, श्वसन का संपूर्ण रासायनिक समीकरण लिखें। श्वसन का रासायनिक समीकरण हो जाएगा C6H12O6 + 6O2। एंजाइम अभिक्रिया करके बनाएगा 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को और क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका ईंधन। नेक्स्ट दिया हुआ है, श्वसन क्रिया के सह उत्पादों के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CO2 तथा H2O। नेक्स्ट है, संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। नेक्स्ट दिया हुआ, श्वसन क्रिया को ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका में। नेक्स्ट दिया हुआ है, पायरुवेट के आगे की स्थिति कितने भागों में होती है? तो 3 भागों में होती है। नेक्स्ट है, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें परिवर्तित होता है? तो इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है, पायरुवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किण्वन कहते हैं। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? तो ईस्ट में होती है। ऑक्सीजन के अभाव में पेशियों में पायरुवेट से किस अम्ल का निर्माण होता है? तो लैक्टिक अम्ल का होता है।
नेक्स्ट है पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, तो दर्द और ऐंठन। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, अधिक दौड़ने तथा परिश्रम करने से। पाइरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए कहा जाता है, तो इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आगे दिया हुआ है किसके विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसे कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न जैव क्रियाएं संचालित होती है, तो एटीपी के द्वारा। हवा की तुलना निश्वास से निकलने वाले वायु में CO2 की मात्रा अधिक होती है या कम, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक होती है। नेक्स्ट है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो शरीर की सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है मूल रोमों से जड़ क्या ग्रहण करते हैं तथा क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। नेक्स्ट है जड़ों से निकलने वाले मूल रोम किससे विकसित होती है, तो एपिडर्मल से की कोशिकाओं से। नेक्स्ट है श्वसन के पश्चात निकलती है CO2 गैस और पौधे किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसे का उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के रूप में उपयोग करते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या नहीं, तो उत्तर हो जाएगा नहीं, अतः रात्रि में रंध्रों से CO2 गैस निकलती है। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है और किस क्रिया द्वारा होता है, तो कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो शरीर की सतह से विसरण क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन संबंधी एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे क्या कहते हैं, तो इसे श्वसन अंग कहते हैं। जंतुओं में सामान्यतः कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। श्वसन नली, ट्रैकिया, गिल्स और फेफड़ा। ट्रैकिया द्वारा श्वसन किसमें होता है, तो कीट जैसे तिलचट्टा में। नेक्स्ट है ट्रैकिया श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन या उनके जैसे कोई रंजक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ प्रत्येक मछली में गिल्स के कितने समूह पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रैकिया की रचना का वर्णन करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों पर खुलती है। गिल्स किस प्रकार के अंगक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिल्स एक विशेष प्रकार के श्वसन अंगक हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करता है। नेक्स्ट है गिल्स कहाँ अवस्थित रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिर के पास सर्वभाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रत्येक गिल्स एक चपटी थैली में स्थित रहता है जिसे क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिल्स कोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ गिल्स कोष्ठ कहाँ खुलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक ओर आहार नाल की ग्रसनी में तथा दूसरी ओर शरीर से बाहर खुलता है। नेक्स्ट है मछलियों में जल की धारा मुख से कहाँ पहुँचती है, तो आहार के ग्रसनी में पहुँचता है। वैसा श्वसन जो गिल्स द्वारा जल में होता है क्या कहलाता है, जलीय श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट है उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं, तो फेफड़ा का करते हैं। वर्ग एम्फिलिया फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रसनी से भी श्वसन करते हैं। एक जीव का नाम बताएं, इसका उत्तर हो जाएगा मेढक। नेक्स्ट है नासिका छिद्र स्वर यंत्र ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलाकर एक अंग का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं, तो इसे श्वसन अंग कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नासिका कहाँ अवस्थित रहता है, तो मुख द्वार के ठीक ऊपर। नेक्स्ट नासिका में 2 गोलाकार छिद्र होते हैं जिसे क्या कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट नासिका छिद्र कहाँ खुलती है, तो भीतर की 2 अलग अलग नासिका वेश्मों में खुलती है। नेक्स्ट दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी होती है
जो एक दूसरे से पृथक होती है क्या कहते हैं? तो उसे नासिका पट्टी कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नासिका विस्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो प्रधान या प्रकोष्ठ कहलाता है। इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, प्रकोष्ठ के पीछे नासा विस्म का छोटा ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो घ्राण क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रकोष्ठ का मध्य तथा निचला भाग क्या कहलाता है? श्वसन क्षेत्र कहलाता है। मनुष्य में घ्राण नेत्र क्षेत्र कैसा होता है? तो फ्रेंड्स अत्यंत छोटा होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नासिका विस्म का दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होता है जिसे क्या कहते हैं? तो कांची कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रास नली कहाँ खुलती है? तो कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। नेक्स्ट दिया हुआ, लैरिक्स कहाँ खुलती है? तो फ्रंट ट्रैकिया में खुलती है। ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है? तो 11 सेंटीमीटर होता है। ट्रैकिया का व्यास कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका व्यास जो है 10 mm होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रत्येक श्वसन फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत किसमें जो है बट जाती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन नलिकाओं में। नेक्स्ट दिया हुआ है, फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वास नलिका पट्टी शाखाओं में बटी रहती है क्या कहलाती है? तो वायु प्रकोष्ठ या वाहिनियां कहलाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, वायु प्रकोष्ठ की वाहिनियां किस में खुलती है? तो वायु कोश में खुलती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनुष्य की वायु कोश में लगभग कितनी वायु कोश पाई जाती है? तो 3 × 10⁸। आगे दिया हुआ है, मनुष्य फेफड़ों गैसों का आदान प्रदान के लिए कितने वर्ग फीट सतह होती है? तो 400 से 800 होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनुष्य के फेफड़े कहाँ अवस्थित रहते हैं? तो वक्ष गुहा में अवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, फेफड़े की रचना कैसी होती है और यह कहाँ अवस्थित रहती है? तो फेफड़ा 2 स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होती है। आगे प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं? तो पैराइलर प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, फेफड़े तथा प्लूरा के बीच चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़ों के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है क्या कहलाता है? तो म्यूकस कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श्वसन कितनी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? तो 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट है, जब ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार की स्थित रक्त कोशिकाओं के दीवार में स्थित रक्त में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रश्वास कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, रक्त से फेफड़े में आने वाले CO2 बची हवा के साथ नासिका छिद्र से बाहर निकल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उच्छ्वास कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रश्वास और उच्छ्वास क्या बनाते हैं? तो श्वासोच्छ्वास बनाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सीने में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट है, वक्ष गुहा के पक्ष भाग में एक गुंबद के आकार का एक रचना होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे डायफ्राम कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का कार्य कौन करता है? डायफ्राम करता है। आगे दिया हुआ है, वक्ष गुहा से आयतन बढ़ने से फेफड़े के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो आयतन में वृद्धि होती है। आगे है, उदर गुहा में पेशियों के संकुचन से वक्ष गुहा में क्या परिवर्तन होता है? तो फैलाव होता है। वायु प्रकोष्ठों में स्थित वायुमंडलीय हवा में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? तो 21% होता है। नेक्स्ट है, लाल रुधिर की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुधिर परिसंचरण। नेक्स्ट है, ऑक्सो हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, CO2 ऑक्सीजन से संयोज
करके क्या बनाता है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आगे दिया हुआ है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन परिसंचरण के द्वारा कहाँ पहुँचता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़ा में। नेक्स्ट है पाठ परिवहन से ऑब्जेक्टिव है, इसको देखते हैं। जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का विकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे परिवहन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है एक कोशिकीय पौधे एवं सरल बहुकोशिका में पदार्थों का परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है संवहन ऊतक लंबी नलिकाओं के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। आगे जाइलम एवं फ्लोएम कहाँ से कहाँ तक फैले होते हैं? तो जड़ से लेकर तना होते हुए पत्तियों तक फैले होते हैं। आगे है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण जड़ द्वारा पौधे करते हैं, उन्हें पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम ऊतक। नेक्स्ट है जल की मदद से हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है, जिससे पत्तियों से पौधे के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है जाइलम एवं फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे की एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे संवहन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है जाइलम को और किस नाम से जानते हैं? जल संवहन ऊतक। आगे दिया हुआ है जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से किसमें सहायक होती है? तो जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। नेक्स्ट है वाहिकाएं की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। नेक्स्ट वाहिकाएं की कोशिका की रचना कैसी होती है? तो इसकी कोशिकाएं जो है लंबी एवं नलिकाकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। नेक्स्ट है वाहिनिकाएं की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। आगे है वाहिकाएं मुख्य रूप से किस पौधे में पाई जाती है? तो नग्नबीजी एवं निम्न संवहन पौधे में। नेक्स्ट है वाहिनिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है फ्लोएम में पाए जाने वाली चलानी नलिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में वितरित करता है। आगे दिया हुआ है पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। आगे दिया हुआ पौधे में जल एवं खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से कितनी क्रियाओं के सहयोग से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 क्रियाओं से होता है, स्थानांतरण और बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट दिया हुआ स्थानांतरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा स्थानांतरण द्वारा घुलित पदार्थों का चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है। नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट पौधे द्वारा अवशोषित किया गया जल लगभग कितने प्रतिशत का उपयोग करती है? तो 10%। पौधे द्वारा अवशोषित किया गया जल कितने प्रतिशत बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर निकलता है? तो 90%। जलीय पौधे में मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मूलरूम से। नेक्स्ट है कोशिका में कोशिका रस का प्रासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है या कम? तो अधिक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है पौधे में जल खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक संचलन को क्या कहते हैं? तो स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो रंध्र या स्टोमाटा। नेक्स्ट है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया सभी पौधे में समान होते हैं? तो नहीं। एक मकई का पौधा तथा सेब का पौधा एक दिन में लगभग कितना लीटर जल का बाष्पोत्सर्जन करता है? तो मकई का पौधा 3 से 4 तथा सेब का पौधा 10 से 20 लीटर तक करता है। नेक्स्ट है एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने बाहर के औसत कितना गुना बाष्पोत्सर्जन करता है?
तो 100% जो है 100 गुना करता है। नेक्स्ट है जल का संचालन जाइलम ऊतकों से रंध्रों तक नियंत्रण कब तक होता रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब तक पादपोत्सर्जन की क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट है पौधे के मूल रोम से चोटी तक लगातार जल की धारा किस क्रिया द्वारा प्रवाहित होती है? तो पादपोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो पादपोत्सर्जन क्रिया सहायक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।